हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग कक्षा 11वीं का गणित का अध्याय 6 जिसका शीर्षक है रैखिक असमीकरण, जिसे अंग्रेजी में लीनियर इनइक्वालिटी के नाम से जाना जाता है, उसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताते चलूँ कि आज का यह वीडियो इस अध्याय का भाग 7 है। तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए हम सबसे पहले यह जानने का प्रयास करेंगे कि आज के इस वीडियो यानी कि भाग 7 में हम लोग क्या पढ़ेंगे। यदि हम इसकी बात करें कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग एक चर राशि के रैखिक असमीकरणों का बीज गणितीय हल पढ़ने वाले हैं। आपको याद हो कि कल भी हमने इसी टॉपिक पे चर्चा किया था। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आप लोग पिछला वीडियो यानी कि इस अध्याय का भाग 6 देखकर यहाँ पर आए होंगे, तो आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने कुछ इस प्रकार की लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए समझा था कि किस प्रकार से यदि हमारे पास एक रैखिक असमीकरण दिया रहेगा इस प्रकार का, तो हम इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ये हमने पिछले वाले वीडियो में एक एग्जाम्पल के साथ इसे समझने का प्रयास किया था। आप यदि पिछला वीडियो ध्यान से पढ़े होंगे तो आप ये समझ पाए होंगे कि पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि किस प्रकार से हम इसका सॉल्यूशन यानी कि दिए गए रैखिक असमीकरणों का सॉल्यूशन निकालते हैं। और यहाँ पर आप जब उसे सॉल्व कर रहे होंगे तो आप यह महसूस किए होंगे कि ये जो मेथड हमने पिछले वाले वीडियो यानी भाग 6 में आपको बताया था कि एक रैखिक असमीकरण को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, किस प्रकार से उसका हल निकाला जाता है, वो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो रहा था। क्यों मुश्किल हो रहा था? हमने उस वीडियो में भी चर्चा किया था कि ये मेथड जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, आपको याद हो कि वो मेथड का नाम क्या था? तो प्रयास और भूल विधि यानी कि ट्रायल एंड एरर मेथड। यदि आप इस मेथड को डिटेल में जानना चाहते हैं और यह जानने का प्रयास करना चाहते हैं कि किस प्रकार से इस प्रकार के लीनियर इनइक्वालिटी यानी कि रैखिक असमीकरणों को सॉल्व किया जाता है, हल किया जाता है, तो उसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना होगा। तो हम थे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था और आपने शायद ये महसूस भी किया होगा कि ट्रायल एंड एरर मेथड यानी कि प्रयास और भूल विधि के जरिए जो भी हम लोग एक दिए गए रैखिक असमीकरणों का सॉल्यूशन यानी कि हल निकालते थे, वो सुटेबल हमें नहीं लगता था। या वह हमें सुटेबल क्यों नहीं लगता था? क्योंकि हम यहाँ देख सकते थे जब हम इसे सॉल्व कर रहे थे कि हमें यहाँ पे जो x का जो वैल्यू रहता था वो हमें गेस करना पड़ता था। x का डिफरेंट वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करके या देखना रहता था कि यह दिए गए रैखिक असमीकरण को सेटिस्फाई यानी संतुष्ट करता है कि नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल ये तो हमने कल की वीडियो में आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण दिया था कि 5x + 3 इज लेस देन 65। यहाँ पर आपने जब x का वैल्यू गेस करना शुरू किया तो आप बहुत आराम से x का वैल्यू गेस कर लिए थे और इसका सॉल्यूशन हमने आपको बता दिया था, जो कि कुछ सेट था, समुच्च था 1 2 3 जिसका एलिमेंट 1 से लेके 12 तक था। इसका डिटेल वीडियो इसका पिछला वाला वीडियो है भाग 6। तो हमने आपको वहाँ पे बताया था कि चूंकि ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा प्रश्न है, जहाँ पे आप बहुत आसानी से x का वैल्यू गेस कर ले रहे हैं और इसे अपने सॉल्यूशन में डाल दे रहे हैं, यानी कि इसका हम लोग एक समुच्च बना के इसका सॉल्यूशन बना दे रहे हैं। लेकिन मान लीजिए यदि आपके पास कुछ वैसा इक्वेशन दे दिया जाए, इनफैक्ट कहिए कि यहाँ पे 65 को हटा के यदि मैं यहाँ पे लिख दूँ 10 का पावर 9, तो क्या ये आपको थोड़ा सा परेशानी नहीं देगा? थोड़ा सा आप ये सॉल्व करने के वक्त थोड़ा सा क्या परेशान नहीं होंगे? क्योंकि
का पावर 9 अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है और दिया इस प्रश्न के अनुसार हमें क्या बोल रहा है कि 5x+3 का जो मान होगा वो सदैव 10 का पावर 9 से छोटा होगा। अब हमने प्रयास और भूल विधि में सीखा था कि हम ये डिफरेंट x का वैल्यू पुट करके यह देखते हैं कि दिया गया रैखिक असमीकरण उस वैल्यू के लिए संतुष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब चूंकि यहाँ पे RHS में बहुत बड़ा वैल्यू हमें दिया गया है 10 का पावर 9, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन प्रयास और भूल विधि से संभव नहीं है बनाना, संभव है, लेकिन आप ध्यान दें, आप यदि इसे बनाओगे तो आपको इसमें बहुत समय लग जाएगा बनाने में। इनफैक्ट आपको बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत समय भी लगेगा, और जब आप इसका सॉल्यूशन बनाओगे तो इसका 1 2 3 सॉल्यूशन नहीं आएगा, बल्कि हो सकता है कि इसका हजारों सॉल्यूशन आ जाए, 1000 से भी ज़्यादा आ जाए और इत्यादि। तो इसीलिए ये जो मेथड जो हमने आपको कल बताया था प्रयास और भूल विधि, उसको कक्षा 11वीं के लिए इनफैक्ट कहिए इसको NCERT ने सूटेबल नहीं माना है, और NCERT ने हमें एक नया मेथड दिया है इस प्रकार के रैखिक असमीकरणों को सॉल्व करने का, और उसी मेथड के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने की शुरुआत करेंगे। लेकिन जो नया मेथड है उसका क्या नाम है, उसको किस प्रकार से उस मेथड को हम लोग उस मेथड का यूज करके हम लोग किस प्रकार से दिया गया रैखिक असमीकरणों को सॉल्व करते हैं, ये सब हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमें उस मेथड के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए होगा, जिसको जानने के बाद ही हम उस मेथड को अच्छी तरह से अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम पे। तो चलिए सबसे पहले हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर हमने NCERT का एक लाइन ऐड किया है जहाँ पर वही चीज़ लिखा है जो अभी अभी मैंने पिछली वाले स्लाइड में आपको बताया कि क्यों प्रयास और भूल विधि हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, हमारे लिए ये क्या सूटेबल नहीं है दिया गया असमीकरण को सॉल्व करने के लिए। क्यों? यहाँ पे आप पढ़ के भी देख सकते हैं कि हमने उपयुक्त असमीकरण का हल प्रयास और भूल विधि यानी कि ट्रायल एंड एरर मेथड से प्राप्त किया है, जो अधिक सुविधाजनक नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा हुआ जो अधिक सुविधाजनक नहीं है, हमने आपको पिछले स्लाइड में भी बताया जो कि अधिक सूटेबल नहीं है। स्पष्ट यह विधि अधिक समय लेने वाली तथा कभी कभी संभव नहीं होती है। हमने भी आपको पिछले स्लाइड में बताया कि यदि कोई असमीकरण आपको कुछ इस प्रकार से दे दिया जाए 5x+3 इज लेस देन 10 का पावर 9, तो यह जो असमीकरण है यदि आप इसे प्रयास और भूल विधि से बनाने बैठ जाओ तो यह बहुत ज़्यादा समय ले लेगा, और हो सकता है कि इतना समय ले ले और जब आपके पास इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन आने लगे, बहुत सारे सॉल्यूशन आने लगे, 1000 आने लगे, 2000 आने लगे, तो हो सकता है कि बीच में कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, फिर से आपको शुरू से करना हो। इसलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि यह विधि अधिक समय लेने वाली तथा कभी कभी संभव नहीं होती है। हमें असमीकरणों के हल के लिए एक अच्छी या क्रमबद्ध तकनीक की आवश्यकता है। अब चूंकि हर वक्त तो हमारे पास ऐसा प्रश्न नहीं आएगा कि बहुत आसान प्रश्न तो नहीं आएगा कि 5x+3 इज लेस देन 10, ऐसे आसान प्रश्न तो हमारे पास हर वक्त नहीं आएगा। इसलिए हमें यह बहुत ही आवश्यक है कि हमारे पास एक अच्छी तथा एक क्रमबद्ध तकनीक होनी चाहिए, एक मेथड होना चाहिए जिसके जरिए हम दिया गया असमीकरण को सॉल्व यानी उसका हल निकाल सके। इससे पहले हमें संख्यांक असमीकरणों के कुछ और गुणधर्म सीखने चाहिए और असमीकरण को हल करते समय उनका नियमों की तरह पालन करना चाहिए। यानी कि इस लाइन का मतलब यही है जो हमने पिछले साल में आपको बताया कि जो भी नया मेथड अभी हम लोग सीखने वाले हैं उससे पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वो बेसिक टर्म्स के बारे में जान लेते हैं, वो बेसिक रूल के बारे में जानते हैं,
जिसको जानना बहुत ही आवश्यक है यदि आप कुछ नया मेथड जानना चाहते हैं जो कि दिया गया असमीकरण को सॉल्व करने के लिए बहुत ही सुविधाजनक हो। तो उसी में से बेसिक कॉन्सेप्ट में से ही, नया मेथड के बेसिक कॉन्सेप्ट में से ही जो पहला रूल है वो है कि एक समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी अथवा घटाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें क्या पता है, समीकरण, यानी कि हम कह सकते हैं, हमने आपको पिछली वीडियो यानी भाग 6 में भी जब ट्रायल एंड एरर मेथड जब हम आपको बता रहे थे तो वहाँ पे भी हम आपको ये असमीका और समीकरण में दोनों में रिलेशन बताए थे कि किस प्रकार से हम लोग समीकरण में सॉल्यूशन निकालते हैं और किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे असमीका में सॉल्यूशन निकाल रहे हैं और दोनों आपस में कितने एक जैसे हैं, ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और यहाँ पे भी आप देखिए कि यहाँ पे हम लोग असमीका को सॉल्व करने के लिए एक नया मेथड खोज रहे हैं और उस नए मेथड को सॉल्व करने के लिए, उस नए मेथड को सीखने के लिए जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें हमें समीकरण के बारे में जानकारी लेना है। यानी कि कुल मिला के हम यह कर सकते हैं कि यदि हमें समीकरण को अच्छी तरीके से सॉल्व करना आता है तो हम इस नए मेथड को भी आराम से अच्छी तरीके से सीख लेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी अथवा घटाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम लोग एक समीकरण लेते हैं 2x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस नियम के अनुसार हमें क्या जानना है कि एक समीकरण के दोनों पक्षों में यानी LHS और RHS दोनों तरफ हम समान संख्याएं जोड़ अथवा घटा सकते हैं। यानी कि ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों तरफ एक ही संख्या सेम नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो समीकरण दिया गया है 2x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसमें यदि हम कोई भी सेम संख्या ये ऐड करते हैं, मान लीजिए प्लस 1 दोनों तरफ करते हैं, प्लस 1 प्लस 1, तो जो नया समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा 2x² प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 1। ये नया समीकरण हमारे पास बना। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा और जो पहले जो हमारे पास समीकरण था उसका जो सॉल्यूशन आएगा, उन दोनों के सॉल्यूशन में, उन दोनों के हल में कोई फर्क नहीं रहेगा। इसीलिए ये एक नियम है कि जब भी हम दिए गए समीकरण के दोनों पक्षों में एक समान संख्या जोड़ते अथवा घटाते हैं तो उसके हल में, उसके सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यह नियम कैसे हमें नए नियम को सीखने में मदद करेगा, नए मेथड को सीखने में मदद करेगा, उसे हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक और नियम है बेसिक कॉन्सेप्ट में उस नए मेथड के लिए जो कि हमें आज ही के वीडियो में सीख लेना चाहिए। वो क्या है? वो है कि एक समीकरण के दोनों पक्षों में समान शून्यता संख्याओं से गुणा अथवा भाग किया जा सकता है। ये सेम वही चीज़ है जो हमने पिछले साल में आपको बताया कि यदि आपके पास कोई भी एक समीकरण दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इस नियम के अनुसार हमें यही कह रहा है कि ये जो दिया गया जो समीकरण है, इन दोनों, इसमें जो दोनों पक्ष है यानी LHS और RHS है, इन दोनों पक्षों में हम लोग एक समान संख्या से भाग यानी डिवाइड या फिर गुना यानी कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस ये रिस्ट्रिक्शन यही है कि जो भी वो नंबर हो भाग और गुना करने के लिए वो 0 ना हो। 0 के अलावा आप कोई भी नंबर ले लीजिए, वो यदि आप दोनों तरफ ये मल्टीप्लाई या फिर भाग करोगे यानी कि ये गुना और भाग करोगे तो इस दिए गए असमीका का जो सॉल्यूशन होगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये हमें स्क्रीन पे मैं एग्जांपल लिखा हूँ असमीका का। यदि हम दोनों तरफ डिवाइडेड बाय यानी 2 से भाग कर देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, तो ये जो नया समीकरण हमारे पास बना इसका सॉल्यूशन और जो हमारे पास जो पहला समीकरण था 2x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, उसका सॉल्यूशन में कुछ फर्क नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 2 नियम समझ में आया होगा। अब ये 2 नियम हमें नए मेथड को सीखने के लिए कैसे मददगार होगा, कैसे मदद करेगा,
उसे हम लोग कल के वीडियो यानी कि इस अध्याय का भाग 8 में अच्छी तरीक़ा से सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आपको यह समझ में आया होगा कि किस प्रकार से ट्रायल एंड एरर मेथड यानी कि प्रयास और भूल विधि सुविधाजनक हमारे लिए नहीं है, और जो नया मेथड हम लोग कल की वीडियो में सीखेंगे उसका जो 2 बेसिक कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी ने पहले दिया है, नियम 1 और नियम 2, जो कि अभी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, वो उसको भी आप लोग अच्छी तरीक़े से समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।